नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी उन्नत दशा में थी, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी थी। विश्व में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे संसार के अंदर भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में भी अरब, यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के साथ भारत का व्यापार सदैव अच्छा रहा है, प्रगतिशील रहा है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, परंतु 1757 में प्लासी की विजय के बाद कंपनी ने भारत का आर्थिक शोषण आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण तो किया ही, उसको एक्सप्लॉइट किया। उसके सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से अवरोध कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने जो भू राजस्व वसूली थी, उसकी भी प्रणाली का विकास किया, जिससे संपूर्ण कृषि अवस्था का ही विनाश हो गया। उनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों के कारण हमारा जो अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर काफी नुकसान हुआ, काफी नुकसान हमें सहना पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था टूट सी गई, कमजोर हो गई। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में रेलों का विकास किया, परंतु ये ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए ही था। ब्रिटिश लोगों ने रेलों का विकास किया, भारत के लिए अच्छा था, लेकिन जिस उद्देश्य से किया गया था वो उद्देश्य क्या था? वो उन्हीं के हित के लिए था। रेलों के माध्यम से विदेशी माल गांव-गांव तक पहुंचाया गया तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का कच्चा माल भी विदेश भेजे जाने लगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया तथा पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र भी अस्तित्व में आया। पंद्रह अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से विकास करने के लिए 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में कि अर्थव्यवस्था का कैसे विकास किया जाए, उसके लिए क्या किया? 1950 में भारतीय योजना आयोग, इंडियन प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास किया जाए। अब ये समग्र विकास कैसे किया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग का निर्माण किया। इसी का प्रतिफल है कि आज वर्तमान में भारत जो है, वर्तमान में विकासशील देशों में सबसे अग्रणीय देश है। अब जो भारत की पंचवर्षीय योजना है, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या लेकर उनका मोटिव क्या था? तो जो पंचवर्षीय योजना थी जो बनाई गई थी, उनका मोटिव ये था, पहला, निजीकरण को प्रमुखता, प्रायोरिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। 1980 के आसपास क्या हुआ कि विश्व में मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति मोहभंग होने की प्रक्रिया हो गई और भारत में भी निजीकरण की लहर 80 के दशक में शुरू हुई। कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन होने लग गया, निजीकरण होने लग गया। दूसरा चीज क्या हुआ? विदेशी निवेश की प्रमुखता। बाहर से जो विदेश के लोग थे, वो भी भारत के अंदर निवेश करने लगे। तो जैसे इसके अंदर भारत में 2000 से 2014 के बीच
खूब सारे देशों ने भारत में विदेशी पूंजी निवेश किया। सिंगापुर ने किया, इंग्लैंड ने किया, जापान ने किया, नीदरलैंड ने किया, मॉरिशस ने किया, संयुक्त राज्य अमीरात ने किया, स्विट्जरलैंड ने किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया। इस तरह से काफी देशों ने भारत के अंदर अपनी पूंजी को निवेश किया। तीसरा मोटिव क्या था इनके अंदर जो था, वो था प्रादेशिक असमानताओं को कम करना। कोई जो राज्य था वो बहुत ज्यादा प्रोस्पर्ड था, उन्नत था, और कई ऐसे राज्य थे जो दबे हुए थे, जहाँ पे गरीबी थी, वहां की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तो 5 ईयर प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, ये प्रादेशिक जो असमानता है, उन असमानताओं को कम किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने प्रयास किया गया। दूसरा अगला इनका वो क्या था, सामाजिक आधार संरचना और मानवीय विकास, सोशल बेस स्ट्रक्चर एंड ह्यूमनिस्टिक डेवलपमेंट। कि जो हम 5 ईयर प्लानिंग किया गया, उसके अंदर क्या क्या सामाजिक आधार लिया गया और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ली गई, मानवीय दृष्टिकोण लिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साक्षरता दर, लिटरेसी, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर को सामाजिक आधार संरचना माना गया। और यही समग्र आर्थिक विकास का लक्ष्य, जीवन स्तर उन्नत करना, आपकी जो आपकी लिविंग लाइफ है उसको उन्नत करना, तथा मानवीय विकास सूचकांक विकास प्रक्रिया के परिणामों को व्यक्त करता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल की सामाजिक आधार संरचना प्रबल है, क्योंकि यहाँ मानवीय विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने की संभावनाएं हैं। मानवीय विकास की उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ जैसी आधारभूत संरचना में निवेश किया जाए। फिर क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का भी प्रभाव पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार करना है, उनको एक्सटेंशन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता विदेशी सहयोग ये भी है। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, भारत में सूचना तकनीकी का विकास हाल ही में हुआ है, परंतु ये भारत में बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। अब तो काफी टेक्नोलॉजी डेवलप इसके अंदर हो गई है। तो भारत में अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, उसको बहुत अच्छे से चलाने के लिए 5 ईयर प्लानिंग की योजना की गई, और इसके लिए क्या किया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। दो हजार 20 के अनुसार भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2020 $3.202 ट्रिलियन हो गया है, और आपकी क्रय मूल्य शक्ति के अनुसार भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुसार आज भारत अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकासशील देशों में भारत सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था कही जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ही संभावनाएं बाकी है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में लें तो सबसे पहले जो आपकी अर्थव्यवस्था की जो आ जाती है वो है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का वर्चस्व है, कृषि उत्पादों का भी वर्चस्व है, जो प्राथमिक उत्पादों की इसके अंदर प्रधानता है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% कृषि तथा उसके क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, और
भारत की कम से कम लगभग 65% जो जनसंख्या है वो भी कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भी संतुलित ढंग से नहीं हुआ है। देश की श्रम शक्ति का लगभग 65% का जो भाग है कृषि पर निर्भर है, और जो उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो लगभग 18% के आसपास, और अन्य जो सर्विसेज है उसमें 17% लोग हुए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो लगी हुई है वो एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है। लगभग 65% पॉपुलेशन किसके अंदर है? जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई है। फिर आ जाता है आपका लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम, भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत निम्न है, और इसमें देखा जाए तो जो आपका गोवा है उसमें सबसे ज्यादा है, और जो आपका बिहार है वो आपकी उसमें सबसे कम है। फिर आ जाता है इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड इनकम। जो धन है और जो आय है उसके अंदर भी असमानता है। असमान वितरण है किसका? धन का और इनकम का। तो भारत में धन एवं आय के वितरण में भारी असमानता पाई जाती है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आपकी, तो जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ के आसपास है। तो भारत में जो है वो ओवर पॉपुलेशन की स्थिति, अधिक जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है, और ये विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% के आसपास है। जबकि भारत के पास विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग, पॉपुलेशन तो लगभग 17% के आसपास है, और जो एरिया है वो 2.42% ही है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण विकास दर उन्नत करने की आवश्यकता है, जिसमें जनसंख्या और समाज का स्तर उच्च बना रह सके। तो पॉपुलेशन जितनी तीव्र गति से बढ़ रही है उतनी ही गति से हम विकास डेवलपमेंट भी करने की जरूरत है, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल या हमारा समाज का स्तर उच्च बना रह सके। खाद्यान्न, वस्त्र, आवास, औषधि, शिक्षा आदि की अधिक आवश्यकता होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश पर अधिक भार डालती है, और इस कारण समाज की विकास प्रक्रिया करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसके बाद में आ जाता है लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यातायात संचार साधनों की कमी। भारत जैसे विशाल देश में यातायात एवं संचार संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक इनका जितना होना चाहिए था विकास, उतना विकास नहीं हो पाया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से भाग ऐसे हैं जहाँ पे खनिज पदार्थ तो उपलब्ध है, लेकिन वहां पे उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां पे यातायात का साधन नहीं है। और हमारे जो यहाँ पे भारत में अनेक प्रकार की कुरीतियां तथा अंधविश्वास भी बुरी तरह से व्याप्त है, जिसका अर्थव्यवस्था पर भी कुप्रभाव पड़ता है। जैसे मृत्यु भोज, विवाह पर बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, दिखावे के रूप में खर्च करते हैं। तो इनसे भी क्या है, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशनल है, इस पे भी काफी ज्यादा खर्च करते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ यहाँ पर मौजूद है और कार्य करते हैं। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के तहत कुछ मौलिक और भारी औद्योगिक इकाइयां संचालित की जा रही है। 1991 में देश में उदारीकरण किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया।
विदेशी कंपनियों के लिए देश में फैक्ट्री, उद्योग धंधे लगाने का दरवाजा खोला गया। इसके बाद से देश में निजी सेक्टर बहुत तेजी से विकसित हो गया। जब से लिबरलाइजेशन हुआ तब से प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज्यादा विकास होने लगा। कुछ बुनियादी चीजें जैसे रेलवे, हवाई जहाज, सैन्य हथियार का निर्माण, रक्षा क्षेत्र में संबंधित उद्योगों में सरकारी सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है उन्हीं के पास में। बाकी ज्यादातर चीजें उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन हो गया उसका। फास्ट ग्रोइंग सर्विस सेंटर, तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, बीपीओ आदि जैसे तकनीकी क्षेत्रों में उच्च वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में व्यापार ने न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है बल्कि व्यापार को गुना करने में बढ़ाने में मदद की है। इन उभरते हुए सेवा क्षेत्रों ने देश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद की है, जिससे दुनिया भर में भारत ने अपनी शाखाएं शुरू कर दी है। ग्रोइंग इंडियन मार्केट्स, उभरती हुई भारतीय बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्रोइंग इंडियन मार्केट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स का विकास होने लगा है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक संभावना है। जबकि विकसित देशों में विकास पूरा हो चुका है और वहां पे नए विकास की संभावनाएं कम है। अब भारत में लगभग दुनिया के सभी बड़ी कंपनियों और देश अपना निवेश करने लगा है। सभी बड़ी कंपनियां के ऑफिस आज भारत में मौजूद हैं। बड़े बड़े देश भी अपने संसाधन साझकर भारत और स्वयं के फायदे को समझने लगे हैं, क्योंकि भारत में कम निवेश और जोखिम वाले कारकों की एक उच्च क्षमता है। इसलिए ये दुनिया के लिए एक उभरता हुआ बाजार भी है। यहाँ पे कम निवेश करना पड़ता है, जोखिम भी कम है, इसलिए दुनिया के लिए ये उभरता हुआ बाजार है, ग्रोइंग इंडियन मार्केट है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत में तकनीकी का कम उपयोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी का उपयोग कम मात्रा में हो रहा है। मानव जनित श्रम का इस्तेमाल अधिक हो रहा है, जिससे वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। विश्व की दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर किया जाता है, परंतु भारत के अंदर उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जितनी दूसरे देशों के अंदर हुई है। अभी भी जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो कृषि के ऊपर आधारित है। स्टेबल मैक्रो इकोनॉमी, स्थिर मैक्रो अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में सबसे स्थिर मैक्रो अर्थव्यवस्था माना जाता है। भारत में कारोबार और व्यापार की अच्छी संभावना है, जिससे बाहरी देश आकर यहाँ उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 2018 के अंदर 7.3% था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे सभी निवेश करना चाहते हैं। फिर आ जाता है चैलेंजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, उचित बुनियादी ढांचे। तो भले ही हमारा देश विकास कर रहा है, धीरे धीरे इसमें उन्नति हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना होने चाहिए। अभी भी हमारे इसके अंदर औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी हमारे यहाँ पे बुनियादी ढांचे की अभी भी हमारे यहाँ पे कमी है, अभी भी इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। तो ये सभी हमारे यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। भारत विभिन्न आर्थिक समूह जैसे ब्रिक्स और G20 में भी सक्रिय सदस्य बन चुका है।
अब विश्व के सभी दिग्गज देश भारत को व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र समझ चुके हैं और अपना निवेश जोर शोर से कर रहे हैं। थैंक यू।